आगे से स्कॉर्पियो, पीछे से एंडेवर और अंदर से मिनी कूपर। इन तीनों गाड़ी की फ़ील आपको बस एक कार में देखने को मिल जाती है। तो ये मारुति की तरफ से आने वाली एस्प्रेसो। इस गाड़ी का नाम आप लोग में से बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो आप ज़रूर किसी मीम में सुने होंगे। ये उन लोगों के लिए बनी थी जो कि कम बजट में एक एसयूवी वाली फ़ील लेना चाहते थे। हालांकि ये एसयूवी नहीं है, ये हैचबैक है, लेकिन इसकी जो ऊंची ऊंची बोनट और इसमें आप बैठते हैं, आपको ये एसयूवी से कम वाली फ़ील भी नहीं देती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या कुछ इस कार में आपको देखने को मिलती है और क्यों आपको ये कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करें अगर इसकी फ्रंट से, तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फुल हेलोजन सेटअप आपको लाइट में देखने को मिलता है। यहाँ पर लो बीम हाई बीम एक ही बल्ब से है। ये पार्किंग बल्ब है। यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में देखने को मिल जाती है। उसी के नीचे आए तो यहाँ पर आपको एक खाली स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ पर आप एसेसरी में फॉग लाइट लगा सकते हैं। उसके बाद आगे आपको ये ब्लैक में बम्पर देखने को मिल जाती है। आगे से अच्छी लगती है ये कार देखने में। यहाँ पर आपको एक वॉशर देखने को मिलती है, 2 वाइपर, और इसकी अगर बोनेट की हम हाइट देखें, ये भी काफ़ी ऊपर देखने को मिलती है। मैं अंदर से बैठ कर आपको दिखाऊंगा कि इसमें अंदर बोनेट कैसी दिखती है। उसके बाद इस कार को अगर साइड से देखें तो यहाँ पर आपको ये स्टील रिम देखने को मिल जाती है, जिसकी साइज़ आप देख रहे हैं तो 165/70 R14 देखने को मिल जाती है। ये पतली टायर है। रोड पे इसकी स्टेबिलिटी मैं बताऊंगा अभी आगे। यहीं पे आपको फेंडर पर इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। ये आपकी मैनुअली एडजस्टेबल और मैनुअली फोल्डेबल मिरर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इसकी ब्लैक डोर हैंडल देखने को मिलती है। ये क्रोम एसेसरी का पार्ट है। यहाँ पर ये क्लैडिंग भी जो आप देख रहे हो, ये भी एसेसरी का पार्ट है। पीछे भी सेम है। आगे में फ्रंट में इसकी वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। पीछे ड्रम देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ये इसका फ्यूल फिलर कैप देखने को मिलती है। अब बात करें इसकी रियर से, तो यहाँ पर अगेन आपको फुल हेलोजन सेटअप में इसकी टेल लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एस्प्रेसो के बैजिंग, यहाँ पर मारुति का लोगो, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलती है। और पीछे वाली जो बम्पर है वो भी आपको ब्लैक में देखने को मिलती है। पीछे में आपको कोई भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलती है, ना ही कोई रूफ रेल। ये सब आप एसेसरी में लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाती है। इसमें आपको ना ही तो कोई डिफॉगर मिलता है, ना ही कोई वाइपर देखने को मिलती है। अब आइए इसका बूट स्पेस खोल के देखते हैं। तो कुछ इतनी आपको बूट स्पेस इसमें देखने को मिल जाती है। मतलब लोडिंग लिफ्ट ज़्यादा है, और बूट स्पेस गाड़ी की साइज़ के हिसाब से देखें तो अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाता है। तो यही कुछ थी इसकी एक्सटीरियर में। अब चलते हैं इसकी इंटीरियर में। तो अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी की इंटीरियर में। इंटीरियर में आप अगर इसका डैशबोर्ड लेआउट देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं मिनी कूपर वाली फील दे देती है। जहाँ पर सबसे पहला इसका यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलती है, जिसमें आपको सिर्फ स्पीड बताती है। इसमें कोई भी आरपीएम मीटर आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर ये छोटी सा आप डिस्प्ले देख रहे हैं, यहीं पर आपका ये फ्यूल बताता है कितनी फ्यूल है इस कार में। और यहाँ पर इसकी ओडोमीटर, और यहाँ पर कुछ अलर्ट वाले साइन आपको देखने को मिल जाती है। उसी के जस्ट नीचे आए तो यहाँ पर आप ये 7 इंच का टिपिकल मारुति वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाती है। ये मतलब अभी 2026 के हिसाब से तो बहुत पीछे है इसकी यूआई से लेके कनेक्टिविटी तक, लेकिन ठीक है। यहीं पे नीचे आए तो आपको फ्रंट 2 पावर विंडो देखने को मिलती है। आपको रियर में कोई भी पावर विंडो देखने को नहीं मिलती है। रियर में आपको वो डंडी सी मिलेगी घुमाने वाली। बात करें अगर इसे स्टीयरिंग की, तो इसमें आपको कोई भी लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल आपको देखने को मिल जाती है। नीचे में फ़ोन कट या फिर उठाने का आपको बटन देखने को मिलती है, और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक वॉइस कमांड का भी बटन देखने को मिल जाती है। इधर हम बात करें तो इधर आपकी ये हेडलाइट लीवर जो बोलते हैं वो है, जिसमें आपको नॉर्मल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इंडिकेटर। और इसमें कोई भी आपको फॉग लाइट की स्विच नहीं मिलती है, क्योंकि ये कार में अगर आप फॉग लाइट लगाना चाहेंगे तो वो आप एसेसरी में आपको लेना पड़ेगा, और उसकी बटन यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। इसमें बगल में आए तो यही बेसिक सा इसमें वाइपर कंट्रोल है। यहाँ पर आप कीजिए तो यहाँ पर 3 स्प्रे आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके बाद ऊपर में इसका IRVM है, जो कि कोई भी ऑटो डिमिंग नहीं, मैनुअली डिमिंग आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इसका सनसेट, जिसमें आपको कोई भी टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा लाइट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि हेलोजन में है। इधर में भी आपको कोई भी मिरर या फिर टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल है जो वो आपको यहाँ फिक्स देखने को मिलती है। ये ड्राइवर साइड में आपको कोई भी ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलती है। यहाँ ऊपर में इसकी AC वेंट्स हैं,
और अब हम इसके डैशबोर्ड में नीचे हैं तो यहाँ पर आपको AC कंट्रोल देखने को मिल जाती है, जो कि मैनुअल है। ये आप ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस कार से। उसी के नीचे में यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलती है। यहाँ पर USB और ऑक्स भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और नीचे इसका गियर बॉक्स देखें तो काफ़ी छोटी साइज़ की देखने आपको मिल जाती है। और यहीं पे नीचे आपको एक छोटी सी स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ पर 2 कप होल्डर भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये है इस गाड़ी का 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पर ये हैंड ब्रेक है, कोई भी आर्मरेस्ट आपको इस कार में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ बातें हो गई इस गाड़ी की आगे वाली रो की। अब चलिए इसकी पीछे वाली रो पे चलते हैं। और कुछ ऐसी इसमें आपको डोर्स देखने को मिलती है। ये ऑरेंज ट्रीटमेंट आपको इंटीरियर में हर जगह देखने को मिलती है। यहाँ पर ये स्पीकर 4 स्पीकर का आपको इसमें सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर एक मैगज़ीन होल्डर है, साथ में एक इसमें आप 1 लीटर का बॉटल भी आराम से रख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी के रियर में। रियर में कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं अभी। यहाँ पर आपको ये मैनुअल आपको लीवर मिलती है इसकी विंडो अप डाउन करने के लिए। यहाँ पर अगेन ऑरेंज इंसर्ट आपको देखने को मिलती है। और कुछ खास पीछे है नहीं, स्पेस वगैरह जो है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। तो ये बात कर ली हमने इस गाड़ी की एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। अब ये गाड़ी को हम थोड़ा सा चला कर देखते हैं। इसकी स्टेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, पावर कैसी आपको देखने को मिलती है और साथ ही में ब्रेकिंग कैसी आपको देखने को मिलती है। ये चलिए आगे बताता हूँ। तो अभी इस कार को मैं लेकर आ गया हूँ एक खाली ग्राउंड में, जिसमें मैं इसकी आपको स्टेबिलिटी बता सकूँ। तो अभी अगर नॉर्मल एक्सेलरेट करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी पिकअप देखने को मिल जाती है। मतलब पिकअप के मामले में ये कार आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली। पिकअप और अब अगर इसकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो आपको ये गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलती है। मतलब आप अभी जैसे देखिए, मैं इसको अगर 30 की स्पीड में लेकर जाऊं, ट्वेंटी 25 या 26 पे भी अगर आप इसे टर्न करते हैं तो इसमें आपको बॉडी रोल फील होता है। इसका मतलब ये है कि इस कार में जो आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर है। इसमें मारुति को इलेक्ट्रिक ये स्टेबिलिटी प्रोग्राम दे देनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस को भी अगर देखा जाए तो ठीक है। बाकी कार पावर वगैरह देखा जाए पिकअप के मामले में बिल्कुल सही है। ब्रेकिंग मैं देखूं तो ब्रेकिंग लो ही स्पीड में करूंगा। ब्रेकिंग भी इसमें आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। थी इस छोटी सी एस्प्रेसो के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।